तो गाइज़ हम लेक्चर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। इसमें क्या करेंगे, अपनी जो थर्ड डेरिवेशन है कि आपेक्षित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता की गणना करना। इसमें अपन इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक अपरिमित चालक पट्टिका का निर्माण कर लेंगे। कैसे, मतलब कि जैसे कोई अपरिमित है, कोई यहाँ पे इसको आवेशित कर देते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन में आवेशित दे रखा है अपने पास, यहाँ से भी आवेशित है। वैसे इसे हम क्या कर रहे हैं, एक बेलनाकार आकृति निकाल रहे हैं यहाँ से। ओके, एक कोई बेलनाकार अपने पास आकृति हो गई। अपना एक ये पृष्ठ मान लेते हैं अपन, इसको हम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं इसको, मान दे रहे हैं अपन ds। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं अपन ds1 और इसकी दिशा भी इधर ही। इधर अपन थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। फिर एक सरफेस अपन ये मान लेते हैं, इसका लंबवत वेक्टर आ जाएगा अपने पास ds3, ये इधर सिग्मा, और इधर आएगा थीटा 3 = 90 डिग्री। और ये अपने माना है ds2 थीटा 2 = 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है यहाँ पे। ओके गाइस, तो हम क्या देखेंगे, चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर, बिंदु P कौन सा माना है अपने, बिंदु P ये है, ये मान लो। इसके लिए अपने r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार, यानी इसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो s है, क्षेत्रफल है ना वो s है, और इसकी लंबाई r है। अब अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, गाउस के नियम के अनुसार अपने डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, गाउस के नियमानुसार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। इससे क्या मतलब है, गाउस के नियम के अनुसार जो संबद्ध फ्लक्स होगा ना, उसका मान कितना होगा, वो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्लोज इंटीग्रेशन EDS सिग्मा क्यूइन डिवाइड बाई ε0। गाइस, जो अपने अब तक 3 डेरिवेशन किए इसको समीकरण एक दे देते हैं। उसमें अपन फर्स्ट लाइन हमेशा ये लिख रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि अपने फर्स्ट लाइन ये लिख रहे हैं कि गाउस के नियम के अनुसार गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स। और उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर = सिग्मा क्यू इन डिवाइड बाई ε0। ओके गाइस, फिर अपन क्या लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ परिबद्ध आवेश। परिबद्ध आवेश पिछले जैसे हो जाएगा, अपने को मान Q का मान डिफाइन करना है, तो Q का मान कितना होगा, सिग्मा इंटू एस। यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे पहले डेरिवेशन अपन क्या किया था ना, देखो गाइस, यहाँ पे अपन पीछे यहाँ से इसको अपने S मान लिया, तो Q का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ओके, वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो गाइस ये अपना यहाँ से, अब इसको मान कैसे लिखेंगे, पहले लाइन पुट कर देता हूँ मैं, कि गाउसीय पृष्ठ का परिबद्ध आवेश, यानी उसके सिग्मा क्यू इन का मान, इसका मतलब है सिग्मा क्यू इन, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एस। इसलिए समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 से क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिग्मा s डिवाइड बाई ε0 होगा। कैसे होगा, अब सिग्मा क्यू इन का मान है ना, यहाँ पे अपने लिख दिया सिग्मा s, तो ये अपने पास ये आ गया सिग्मा s डिवाइड बाई ε0। ये अपने समीकरण 1 में मान पुट करने से अपने पास ये है मान आ गया। इसके बाद क्या देखेंगे, बंध समाकलन को S1, S2 तथा S3 के लिए खोलने पर
यानी कि इसके लिए S1 S2 तथा S3 के लिए खोलने पर जैसे हमें हर डेरिवेशन में करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 जगह के लिए आ जाएगा, θ1 θ2 θ3। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बंद समाकलन को S1 S2 तथा S3 पृष्ठ के लिए खोलने पर क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds2 वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा s डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। ये गाइस अपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब अपने को पता है a डॉट b होता है, आपको मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट a b कोस थीटा, इसका मान कितना होता है a b कोस थीटा। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा e वेक्टर डॉट ds वेक्टर का e ds कोस थीटा। अब थीटा इसके लिए फर्स्ट S1 है, इसके लिए कितना आएगा θ1, यहाँ पे θ1 में पॉइंट कर देता हूँ, θ1 आ जाएगा तो इसके लिए अपन मान रख देंगे जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि तीनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, तो अब आगे देखते हैं अपन। अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे, क्या लिखेंगे EDS1 कोस θ1 प्लस EDS2 कोस θ2 EDS3 कोस θ3 इज इक्वल्स टू सिग्मा s डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। गाइस अपने यहाँ पे एक लाइन पुट कर दी है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, जो थीटा यहाँ से क्या देखेंगे, थीटा का मान देखेंगे। थीटा का मान 0 डिग्री है, यहाँ पे θ2 का भी मान 0 डिग्री है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और जो θ3 है वो कितना है 90 डिग्री, और साथ ही में कोस 90 डिग्री कोस 0 डिग्री। तो गैस कोस 90 डिग्री मैं बताता रहा हूँ आपको कि साइन 0 डिग्री कोस 90 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, वैसे कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। और साइन कोस 0 डिग्री जो होता है वो साइन जो 90 डिग्री होता है ना वो होता है कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक इनका मान 1 आ जाएगा। ओके, तो फिर अपन इनका मान लिख देते हैं यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री फिर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन EDS1 θ1 0 डिग्री प्लस EDS2 θ2 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन EDS3 कोस 90 डिग्री सिग्मा s डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनका मान लिख देंगे। अब जैसे ही पता है गाइस, अब 0 डिग्री का मान लिखेंगे, 0 डिग्री का मान 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा EDS1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है यही आ जाएगा मान। वैसे यहाँ पे EDS2 प्लस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या को पूरी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 0 बन जाएगी, इज इक्वल्स टू सिग्मा s डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो गाइस इसके बाद में अपन क्या लाइन लिखेंगे, चूंकि पृष्ठ S1 आवेश वितरण के जो गाइस यहाँ पे S2 पृष्ठ ना अपना ये क्या है, इसके अंदर है, तो अपन पता है कि इनके मध्य इसका क्यों का मान है ना वो 0 हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ से ना इसको भी 0 ही डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर है और कोई भी चालक के अंदर आवेश का मान हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पे अपन 0 करेंगे। तो अपने पास केवल यहाँ से EDS1 इतना ही बचा है, तो क्या लिखेंगे, सममित पृष्ठ वितरण सममित है, इसलिए पृष्ठ S1 पर विद्युत
क्षेत्र नियत रहेगा। विद्युत क्षेत्र क्या है, वो नियत रहेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अब ई को ना बाहर पुट कर लेंगे इससे, ds1 इजिकल्स टू सिग्मा एस डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डॉट एस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताता हूँ हर डेरिवेशन में कि जो ये एस का मान है इसको क्षेत्रफल के लिए मानते हैं, और क्षेत्रफल के लिए मानने के लिए हम इसको इंटीग्रेशन से डायरेक्ट बाहर लाते हैं हमेशा अपन। ऐसे बुक में दिया हुआ है, ऐसा सब करते हैं, माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए डेरिवेशन के शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्षेत्रफल के लिए यूज़ करते हैं हम। और मैं ऐसा ही बताया आपको कि ये लास्ट में अपन इसको समाकलन के पृष्ठ से अपन इसको बाहर निकाल लेंगे। ओके गाइस, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके इक्वल में सिग्मा एस डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, और ई का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। ये तो इसका अदिश रूप आया। सदिश रूप, वैसे इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको ये अपने पास इसका जो फॉर्मूले का आंसर है वो आया। इसका सदिश रूप क्या है, सदिश रूप ई वेक्टर डॉट एफ साइन नोट एन कैप। एन कैप हमेशा से पता है लंबवत दिशा का सदिश, नहीं पट्टिका के लंबवत दिशा में सदिश, पट्टिका के लंबवत दिशा में सदिश एन कैप ये है, इसके इक्वल है। अब गाइस इतना करने के बाद में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को पता है हमेशा ई और आर के मध्य ग्राफ बनाना है। तो गाइस यहाँ पे जो अपना लास्ट फॉर्मूला है इसमें आर तो कहीं है ही नहीं, तो इसमें फिर से ई वर्ग आर के मध्य ग्राफ क्या है, वो नियत बनेगा। आप लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी आर में ग्राफ, ये ग्राफ का सेटअप है अपना, और ये जो नियत आएगा, जीरो लिखे, जीरो का मतलब होता है घात 1। ये इधर विद्युत क्षेत्र है, ये इधर इसकी तीव्रता है। गाइस मैं आपको बताता हूँ इस ग्राफ को समझाने लायक, इसमें ऐसा ही क्यों, यहाँ पे आर है नहीं, तो आर नहीं है तो ये आर के सापेक्ष ये नियत मान आएगा इसका, क्यों आर है नहीं तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, अपने फॉर्मूले में आर की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ओके गाइस, तो इसका मान कितना है अपने पास, सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नोट। हम इसको अपने वहाँ पे जो लिखे थे डेरिवेशंस यहाँ पे पुट कर देते हैं। अपनी जो तीसरी डेरिवेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसका मान आया वो है सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नोट। गाइस आपको भी साथ साथ में लिखना है, ताकि आपको लास्ट का जो इसका आंसर आएगा, जो इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो उसके लिए अपने को ये मान याद होना जरूरी चाहिए। वरना सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो आपको डायरेक्ट इन जो 6 डेरिवेशन है इनमें से एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, मतलब सब्जेक्टिव पेपर में वो पूछ लेते हैं इस चैप्टर से। ओके गाइस, अब इसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ डेरिवेशन। इस लेक्चर में आपको केवल 4 डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि 4 डेरिवेशन होगी ना वो 5 डेरिवेशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो आप 4 डेरिवेशन को पढ़ना पहले, अगर आपको ये लर्न हो जाती है ना, उसके बाद में आप अगले वाला लेक्चर देखना, उसमें अपन को क्या होगा, 5th डेरिवेशन और 6th डेरिवेशन है ना जो ये रिलेटेड है इस 4 डेरिवेशन से, तो पहले आपको ये 4 डेरिवेशन लर्न करनी है। अब ये डेरिवेशन है ना तीनों से अलग है। ये डेरिवेशन का क्या है, आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोला आ गया यहाँ पे, गोलीय कोष आ गया, तो अपन लिखते हैं 4 डेरिवेशन अपनी। तो गाइस मैंने इसके बारे में थोड़ी इसकी थ्योरी है वो मैंने लिख दी है पहले से। इसमें क्या है कि अपन 4th है अपना क्या है, आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। इसमें अपन क्या देखेंगे कि अपन एक गोला मानेंगे कैपिटल आर त्रिज्या का, क्यों आवेश से आवेशित होगा, जिसके केंद्र से दूरी आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। गाइस इसमें आपको ध्यान रखने लायक ये बात है कि जो गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और कैपिटल आर जो उसका केंद्र है उससे जो बिंदु मानेंगे जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान डिफाइन करेंगे वो स्मॉल आर दूरी पर होगा। तो इसके लिए हम 3 स्थितियाँ होती हैं, यही अपने जो 6th डेरिवेशन है उसमें तीनों स्थितियाँ आएंगी। पहली स्थिति क्या होती है, गोले कोष के बाहर, यानी जो कोई बिंदु होगा वो गोले कोष से बाहर, यानी पी दूर होगा आर से, यानी पी बड़ा होगा, यानी स्मॉल आर। स्मॉल आर अपने किसको माना है, उस बिंदु को, पी को माना है ना अपने कि ये बिंदु जहाँ स्थित होगा वो दूरी आर होगी केंद्र से, और स्मॉल आर
उसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ये अपने पास यहाँ पे क्या है, गोले की त्रिज्या है। गोले सतह पर, यानी जो गोले की सतह आएगी उस सतह के ऊपर ही, यानी कि आर और आर इक्वल हो जाएंगे, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी वो बिंदु भी सतह पर ही होगा और इसकी त्रिज्या भी सतह तक ही तो होती है त्रिज्या, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर होता है गोले कोष के अंदर, गोले कोष के अंदर मतलब ये जो कैपिटल आर है, यानी वो बिंदु है, वो त्रिज्या से छोटा जाएगा क्योंकि वो कोष के अंदर है। तो हम गाइस यहाँ से बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की। थोड़ा आपको शुरू में बोरिंग लगेगा लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अपने 3 पॉइंट हैं और तीनों काफ़ी सरल है। आपको एक बार थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि क्या चीज़ है, लेकिन बस एक बार पढ़ लोगे ना पूरा, उसके बाद में पता चलेगा छोटी सी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो गाइस एक बार आप कंसंट्रेटली इसको देखिए। बिंदु P गोलीय कोष के बाहर हो, यानी कि R बड़ा होगा इस R से, यानी दूरी ज़्यादा है स्मॉल r से। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, ये अपना एक गोला मान लिया सबसे पहले, और ये मान लिया बिंदु P है, इसकी भी आवेशित है। गाइस आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, एक एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए अपने एक गाउसी सरफेस मान रहे हैं बिंदु P के लिए, ये होगी गाउसी सरफेस। अब यहाँ से ये दूरी तो है कैपिटल R, और जो ये बिंदु वाली दूरी है जिससे ये बिंदु है वो है स्मॉल r, और इसका जो सदिश आएगा ये तो अपनी है स्मॉल r, ये E वेक्टर और ds पृष्ठ के अनुदिश इसी दिशा में आएंगे। ये अपने अल्फांश मान लिया यहीं पे, इस अल्फांश पे ये हो गया। ये गाइस अपने पास डायग्राम हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमेशा से लिखते आ रहे हैं डेरिवेशंस में, कि गाउस के नियम से, गाउस नियम, गाउस के कर लो, गाउस के नियम से क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिग्मा क्यू इन डिवाइड बाई एफ साइन नोट। ओके, अब गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यानी गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो ये अपने आवेश यहाँ पे क्यों मान रखा है, तो अपन लिखते हैं गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, उसका मान कितना होगा, सिग्मा क्यू इन इक्वल्स टू क्यू। समीकरण 1 में ये मान पुट करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे अपन। अब गैस क्यों इसलिए आया, क्योंकि ये अपने गाउसी सरफेस मान ली। अब अपने को किसके अंदर देखना है, इसके अंदर आवेश देखना है। तो ये कितना आवेश हो गया, यहाँ पे क्यू वितरित आवेश है, तो इसके अंदर का आवेश तो देखना है अपने को, तो अपने यहाँ पे क्यू कर दिया। ओके गैस, फिर इसके पास अपन देखेंगे ई वेक्टर ds वेक्टर, ये कितना हो गया, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नोट। फिर डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, डॉट प्रोडक्ट शुरू से बताता आ रहा हूँ, ई डी एस कोस थीटा, इतने में तो सबको याद भी हो गया होगा। ये इसमें क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नोट। तो क्या है कि ये दोनों भुजा एक पर ही आ रही हैं, एक ही तरफ आ रही हैं, तो थीटा का मान ओबियसली है 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री ऐसे कैसे, क्योंकि अब ये कोई यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे जो कंडीशन है, इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र आ रहा है और इसी के ऊपर एक और लाइन आ रही है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश आ रहा है। तो गाइस दोनों के बीच में जो कोण बना है वो तो 0 डिग्री बना है, अभी तक कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो 0 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया। तो जैसे 0 डिग्री का मान हमें पता है कि 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू
थीटा डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। अब क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे जो अपन लाइन लिखते हैं हमेशा, क्योंकि इसको ई को बाहर निकालने के लिए हमेशा लिखते आ रहे अपन, हर डेरिवेशन में ये लाइन लिखनी है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये लाइन डेरिवेशन में लिखते हैं ना अपन, इससे टीचर को अच्छे से समझ में आएगा। अपन अब क्या लिखेंगे, चूंकि गाउसिये पृष्ठ आवेश वितरण के सममित है, इसलिए गाउसिये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण नियत रहेगा। इसलिए अपने गाइस ये समीकरण यहाँ पे 2 मान लेते हैं, इसलिए समीकरण 2 से ओके गाइस। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे ई को अपने नियत मान लिया, तो ई को हम बाहर निकाल लेंगे इस समाकलन से। ये लो अपना ई बाहर आ गया और अंदर बच गया डी एस वेक्टर, नहीं वेक्टर नहीं आएगा, डी वेक्टर तो हमने क्लियर कर लिया, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। तो अपने पास क्या है, ई डी एस वेक्टर है, वो कौन सा क्षेत्रफल सदिश है, यहाँ पे एक वर्त का है, एक मतलब गोले का है, एक गोले टाइप में है ना ये। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अपन हर डेरिवेशन में इसको क्या करते हैं, लास्ट में इंटीग्रेशन करने की जगह इसके क्षेत्रफल ले लेते हैं, इस क्षेत्रफल जिसलिए जहाँ से अल्फा समान है उस जगह का। तो यहाँ पे एक गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ई मल्टीप्लाई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। यहाँ से ई का मान क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। गाइस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो ये एफ साइन एन नोट की मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और गाइस आपको पता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन एन नोट इज इक्वल्स टू के होता है, इसका मान क्या होता है। तो यहाँ पे 4 पाई एफ साइन एन नोट है अपने पास, तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, क्यों के लिख लेंगे एक, तो यहाँ पे के क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ई आउट यानी जो बाहर की ओर बिंदु क्षेत्रफल होगा ना उसके लिए है। गाइस ये आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रफल के कारण नहीं लग रहा है, ये बिंदु आवेश के कारण मैंने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पे है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो बाहर स्थित बिंदु है ना उसके लिए ये गोला एक बिंदु समान आवेश के समान ही व्यवहार करेगा, अपन इसको यह भी कह सकते हैं। तो गाइस ये बाहर स्थित बिंदु के लिए अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से आ गई है। अब इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट देखेंगे। अपना सेकंड पॉइंट क्या है कि गोलीय कोस की सतह, यानी गोले की सतह, गोले कोस, कोस लिख देते हैं यहाँ पे, कोस सतह पर, कोस की सतह पर स्थित बिंदु, यानी अब की बार क्या होगा कि जो त्रिज्या का मान है और जो केंद्र से बिंदु की दूरी है वो दोनों इक्वल रहेंगी। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या ले रहे हैं अपना, सेकंड पॉइंट, जब बिंदु P गोलीय कोस की सतह पर स्थित हो, यानी कि जो स्मॉल आर है इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसे से बनेगा। इस पर आवेश क्यों पॉजिटिव 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 अपन दे देते हैं, इस पर आवेश ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है।
ये तो अपने बिंदु है, यहाँ पे पी बिंदु है, ये ई वेक्टर आ गया इसी तरफ, और इसी तरफ वेक्टर ई डी एस वेक्टर आ गया। ओके गाइस, अब इस तरह के लिए बिंदु के लिए आर इक्वल्स टू आर ये अपने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब क्या लिखेंगे, अतः गोले को सी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस। अब यहाँ पे एक को बिल्कुल आपको लाइन लिखवा देता हूँ मैं, सतह पर, क्योंकि अपन इसी से इसका मान लाने वाले हैं। फर्स्ट जो अपने किया है उसी से सेकंड का मान लाएंगे। सतह पर स्थित बिंदु स्मॉल आर इक्वल्स टू आर होगा। ओके गाइस, फिर अतः गोले की सतह पर, गाइस मैं एक बार तो क्या आपको बोल के बता दूंगा, बाद में आपको क्या ये लैंग्वेज याद नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं आपको लिखवा भी साथ में रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अतः गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर सरफेस के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर इक्वल्स टू आर है ना, इसलिए सरफेस के लिए एस लगा रहे हैं, और के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर कैप, ये क्योंकि ये सदिश रूप ले लिया अपने यहाँ से। गाइस इसमें क्या है कि इस आर की जगह अपन ये आर का मान रख रहे हैं, यहाँ पे आर ये दूरी है, अब यहाँ पे अपन कैपिटल आर भी लिख सकते हैं उसको, कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो अपने इसी फॉर्मूले में आर का मान कैपिटल आर रख दिया, तो अपन का मान ये आएगा, क्योंकि ये आर इक्वल्स टू आर है। मैंने क्या किया गाइस, इस फॉर्मूले में इस आर की जगह ये आर का मान रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि इस सेकंड पॉइंट के लिए आर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो रहा है, तो अपना के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। ओके गाइस, अब इसके बाद अपन देखेंगे थर्ड पॉइंट। काफ़ी सरल पॉइंट है थर्ड पॉइंट। जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये कुछ ऐसा ऐसा करके गोला है अपना, ये इसको आवेशित है, ये इसकी केंद्र है, और ये केंद्र से दूरी कितनी हो गई, त्रिज्या अपनी कैपिटल आर लेते हैं। और ये गाइस गॉस सरफेस तो हमेशा बनानी ही है, ये इसलिए स्मॉल आर, यहाँ पे ये बिंदु आ गया P, और यहाँ से अब अल्फांस ले लिया, तो इसका मान आ जाएगा DS1, और ई वेक्टर भी यहाँ से ही आ जाएगा। ये बिंदु अपना O है। तो गाइस इस पॉइंट में वो क्या नज़र आ रहा है, अपन गॉसीय पृष्ठ के अंदर का आवेश लेंगे। अब गॉसीय पृष्ठ के अंदर का आवेश कितना है, यहाँ पे 0 है, तो अब 0 के डिवाइड में कोई भी संख्या आएगी उसका मान ऑब्वियसली पता है वो 0 होगा। लेकिन मैं आपको फिर से इसको आराम से बता रहा हूँ, 5-6 लाइन में, एक लाइन में फिनिश नहीं कर रहा मैं इसको, आराम से आपको पूरा समझ में आना चाहिए, शायद 2-3 मिनट फालतू लग जाए अपनी। अब गॉस के नियम से गॉस के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू इन डिवाइड बाई एफ साइन नोट, सिग्मा क्यू इन इक्वल्स टू 0। 0 कैसे होगा, अपने जो ये गॉसीय पृष्ठ मानी है, अपने को हमेशा गॉसीय पृष्ठ के अंदर का आवेश देखना होता है। ये है अपनी गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ, तो इसके अंदर आवेश पता है गाइस, ये तो इसकी सतह पर है, इसके अंदर तो 0 आवेश है, तो अपन यहाँ पे जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस वेक्टर डॉट इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई एफ साइन नोट। अब गाइस इसका कुछ ही कर लो, चाहे आना तो लास्ट में 0 ही है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ई वेक्टर इन यानी अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा।
ओके गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं कि ई और आर के मध्य ग्राफ बना रहे हैं तीनों पॉइंट्स के लिए, क्योंकि पता है जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक अपने को पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें तो डायरेक्ट ग्राफ पूछते हैं कि बस गोले के अंदर एक स्थिति बाहर है, एक अंदर है और एक सरफेस पे है, तो उसके लिए ग्राफ बनाऊँ। तो बस हम लिखेंगे ई व आर में ग्राफ, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ। यहाँ से कुछ ऐसा होगा। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, और आर स्मॉल है आर से, तो हमें विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, ये आर छोटा है, यानी ये जो गोली कोस के अंदर ही आ रहा है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो रहा है। फिर गैस एकदम से ये ऊपर चला जाएगा और फिर कुछ करके ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे कितना मान आएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ई समानुपाती 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इधर ये ओ है, इधर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और यहाँ आर इजिकल्स टू स्मॉल आर इजिकल्स टू कैपिटल आर, और यहाँ कुछ ऐसा करेगा कि आर बाहर स्थित बिंदु बन जाएगा और ये यहाँ पे आर हो गया। गाइस आप इतनी डेरिवेशन करके क्या होगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे कितने की डेरिवेशन हो आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा। आप लास्ट में ग्राफ नहीं बनाओगे तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपका 1 मार्क्स काट ले या आधा भी काट सकता है, कटेगा ज़रूर, ये बात तो निश्चित है, आपको ग्राफ तो बनाना ही है। ओके गाइस, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो 2 डेरिवेशन और बची हैं वो डेरिवेशन करेंगे। गाइस इस चैप्टर में थोड़ा डेरिवेशन ही है, ये चैप्टर आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, एक बार में समझ में नहीं आए तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक डेरिवेशन को 2 बार वीडियो देख लीजिए, जैसे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और एक बार इसे देख के कीजिए, एक बार इसे बिना देखे बिना 2-3 नोटबुक में इसको लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें दिमाग में सेट होने लगेंगी। एक बार से कुछ नहीं होता, एक ऐसे थोड़ी मैं अब बता दिया आपको कि एक बार में से आपको आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब मैंने एक बार ही बताया और आपको एक बार में सब कुछ आ गया, एक बार में नहीं होगा। इसको 2-3 खुद बार जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो गाइस मैं तो ये रिकमेंडेड करूँगा आपको कि इसको आप खुद लिख कर देखो, 2-3 बार लिखो, तब आपको ये डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आएंगी। ओके गाइस, थैंक यू।